Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. जियोग्राफी का हम 14 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Bhangar plain is the newer alluvium enriched by the fresh deposit of silt every year. मतलब ग्रेट प्लेन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ. जो भंगर प्लेन एरिया है वो जैसे एलुवियल सोइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, तो एनरिच होता है, फ्रेश डिपॉजिट होते हैं सिल्ट के हर साल. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज भाबर प्लेन इज हाईली पोरस एंड स्ट्रीम्स रिपेयर इन दिस रीजन. एक तो खादर होता है, एक भांगर होता है. तो भाबर प्लेन जो है हाईली पोरस होता है, उसमें होल रहते हैं, स्ट्रीम्स रीअपियर बार बार नाले बनते हैं इन दिस रीजन. एंड द थर्ड वन इज द विड्थ ऑफ द ग्रेट प्लेन इंक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. जो ग्रेट प्लेन है उसकी विड्थ बढ़ती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपके कॉन्फिडेंस अप रहेगा और क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड सेकंड. इसका सॉल्यूशन डी है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ द शिवालिक्स एंड ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द हिमालय एंड ऑफ द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इंडिया ऑफ द साउथ. मतलब दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, ऊपर नॉर्थ में हिमालय है, तो उसके बीच में ट्रांजिशन जोन है. और जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स, तो इसके शिवालिक्स के बाद ही प्लेन आता है. इट इज़ ए डिपोजिशनल प्लेन, मतलब डिपॉजिट किया है नदियों ने ला के मिट्टी वहाँ पे, फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स, जलोढ़ मिट्टी से, ऑफ द इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड देयर इन ट्रिब्यूटरीज ने मिट्टी ला के वहाँ पे प्लेन बनाया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द भंगर, जो भंगर प्लेन बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स द अपलैंड एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय द ओल्डर एलुवियम. द न्यू एलुवियम ट्रैक्ट्स अलोंग द कोर्सेज ऑफ द रिवर आर नोन एज द खदर लैंड्स. मतलब जो न्यू मिट्टी जमा होगी वो खादर बनाएगा, ना कि भंगर. भंगर क्या है, पुराना जो पहले की डिपॉजिट्स जमे हुए हैं. द खादर ट्रैक्ट्स आर इनरिच्ड बाय द फ्रेश डिपॉजिट्स ऑफ द सिल. तो जो फ्रेश तो उसमें होंगे ना, खदर में होंगे जो जस्ट अभी बना है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के टाइम पे हर सिल्ट आती रहेंगी, मिट्टियाँ आती रहती है, जमती रहती हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द भबर प्लेन लाइज साउथ ऑफ द शिवालिक्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. तो भबर प्लेन है जो लाइज करता है साउथ ऑफ द शिवालिक फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, शिवालिक पहाड़ियों के बाद. इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रेवल्स एंड अनअसोर्टेड होता है अनेक प्रकार के सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय द रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालय. द porosity is so high that most of the small streams disappear in the Bhabur tract. भाबर ट्रैक्ट में पोरोसिटी ज़्यादा है, तो स्मॉल ट्रैक्स में जो नाले बनते हैं छोटे छोटे वो वहीं पे गायब हो जाते हैं. ये भाबर ट्रैक की खासियत है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. मतलब जो प्लेन एरिया है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और चौड़ा ये 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है. इन जनरल द विड्थ ऑफ द प्लेन इंक्रीजिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ऐसे ईस्ट टू वेस्ट इसकी अपनी विड्थ बढ़ती जाती है. यहाँ 240 है, यहाँ 320 है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इसलिए इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. फर्स्ट है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट. तो ये जो हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट है.
बी है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सी सॉल्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैज़ अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन अक्टूबर 2020। इट पासिस थ्रू द स्टेट्स, 3 स्टेट्स, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। 3 स्टेट से ज़्यादा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट जो नेशनल लेवल पे अथॉरिटी है और ये ट्रस्ट का काम भी करती है। इट इज़ एन अपेक्स बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री होगी फॉर कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया। तो कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ इसका कोलैब रहता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द हैदरा नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट, दे ओरिजिनेट ओवर वेस्टर्न इंडियन ओशियन। ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। सेकेंड है, दे आर ब्रोट इन टू द इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। जो वेस्टर्लीज चलती हैं, जैसे वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ आती हैं उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, जैसे ऐसे आएंगे वेस्ट से ईस्ट। तो वेस्टर्लीज की वजह से ही क्या साइक्लोन इधर आते हैं नॉर्थ में और ईस्ट में। दे आर द बेनिफिशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द व्हीट क्रॉप्स इन द नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा में क्या ये बेनिफिशियल रहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरियन रीजन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है, मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होता है। दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये एकदम से बारिश स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी नॉट द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। तो ये मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्लीज। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दे आर ब्रोट इन टू द इंडिया बाई द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। थर्ड भी करेक्ट है, दे आर द बेनिफिशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द व्हीट क्रॉप्स इन द। गेहूँ की खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। ऑन द अदर हैंड वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एसोसिएटेड विद द क्रॉप फेलियर। अगर वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होंगी तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा एंड वाटर प्रॉब्लम अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया। वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बारिश लेके आती है वेस्टर्लीज, जो मेडिटेरियन सी से पानी उठा के यहाँ पे ले आती हैं। यही बेसिक फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फिजियोग्राफी। इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में स्टेटमेंट है, जैसे गारो, खैसी, जैंतिया हिल्स आर द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। क्या ये ईस्टर्न हिमालय के पार्ट हैं? मेघालय में ये आपकी गारो, खासी, जैंतिया ऐसे इस फॉर्म में है। सेकेंड है, द ईस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली मोर कंटिन्यूस दिन वेस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है क्या मोर कंटिन्यूस है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में? आपको ये बताना कि, और मैं आइडिया दे देता हूँ क्योंकि आपकी यहाँ से मान लो रिवर जाएगी तो क्या ये कंटिन्यूस होगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है नाइदर वन नॉट टू। तो इसका सॉल्यूशन डी है, दोनों ही गलत हैं। द डेक्कन प्लेटू इज एन हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। मतलब वेस्ट से ईस्ट जो हमारा दक्षिण का पठार है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुका हुआ स्लोप है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली। तो जो इसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है, ये हमारा दक्षिण का पठार ही नॉर्थ ईस्ट में गया हुआ है, जिसमें क्या है लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी एंग्लोंग प्लेटू। तो मेघालय में भी है ये गारो, खैसी, जैंतिया एंड कार्बी एंग्लोंग प्लेटू बोलते हैं। नॉर्थ छाछर हिल्स, नॉर्थ छाछर हिल्स बोलते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आर रिस्पेक्टिवली द वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउदर्न escarpments of the Shillong Plateau, which is not part of the Eastern Himalaya. The Eastern Himalayas, Purvanchal Himachal, comprises the
पटकई हिल्स, नागा हिल्स। तो ईस्टर्न हिमालय कौन कौन से हैं? पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन। मतलब वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज़्यादा होती है एंड मोर कंटिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ज़्यादा कंटिन्यूस है क्योंकि वहाँ पे नदियाँ नहीं बहती, यहाँ से तो ओरिजिनेट होती हैं। द ईस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूस रेंज एक्सेप्ट इन द कुडुप्पा एंड कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ईस्टर्न घाट बस यहाँ पे कुडुप्पा एंड कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ से कंटिन्यूस है, नहीं तो कटा फटा पड़ा है क्योंकि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियाँ वहाँ से बहती हैं और वो अपना कटाव कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली टू न्यू एम्प्लॉय। क्या जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना न्यू एम्प्लॉय के लिए है, अर्निंग अप टू दी 15,000 पर मंथ, मतलब एक महीने में 15,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए ही क्या लागू है पीएम आत्मनिर्भर योजना। सेकेंड स्टेटमेंट है, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। थर्ड वन है, ओनली एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट अंडर द स्कीम। जो जिनके पास 1000 से कम एम्प्लॉय हैं वही एलिजिबल हैं क्या इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना been launched to incentivize the employer for the creation of the new employment along the social security benefits। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनानी है, सोशल सिक्योरिटी बनानी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बंदे माइग्रेट हुए अपने एरिया में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है जिससे आदमी के पास आजीविका का साधन हो, लाइवलीहुड्स अच्छे से जी सकें। द स्कीम हैज़ द कमेंस फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020 एंड सेल रिमेन ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय एंड न्यू एम्प्लॉय अप टू 30 जून 2021। 30 जून तक ये 2021 तक ये वैलिड रहेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। थी मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द गवर्नमेंट will only contribute to new employee earning up to the 15,000 per month. Government will pay the subsidy for the 2 year from the date of registration. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद से 2 साल की सब्सिडी देगी। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस स्कीम इज बीइंग implemented through the EPFO, Employees Provident Fund Organization. EPFO has worked out the modality of to ensure that there is no overlapping of the benefits provided under Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana with the other scheme implemented by EFO। मतलब EFO और भी स्कीम चला रहा है बट आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार योजना उसका मर्ज ना हो, कंबाइन अलग अलग चीज़ रहें। नए एम्प्लॉय के लिए है जो 15,000 से कम रुपए कमाते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, इट इज़ अप्लीकेबल टू दी बोथ टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन और मोर देन 1000 एम्प्लॉय, दोनों पे एम्प्लॉय है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे 12% ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड 12% ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज इन एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अप टू 1000 एम्प्लॉय फॉर द 2 years। 2 साल तक में 12% तो जो एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी दे रखी है 12% अपनी सेंट्रल EPFO देगा, तो पैसे जमा हो जाएंगे उसके फंड में जो उसके पेंशन पे काम आएंगे और ये 2 साल तक सब्सिडी है। ऑन द अदर हैंड इट विल पे ओनली एम्प्लॉय शेयर ऑफ द EF कंट्रीब्यूशन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉय मोर देन 1000 एम्प्लॉय फॉर द 2 years। अगर मान लो 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो बस 12% जो है एम्प्लॉयज़ का शेयर ही देगी, उसको एम्प्लॉयज़ को शेयर नहीं देगी। मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या इसमें 2 साल तक सब्सिडी दे रही है। 2 साल तक सब्सिडी इसलिए दे रही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे 12% ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जैसे जो मान लो कोई काम कर रहा है वो वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है उसको EPFO में 12% पैसे जमा करने के लिए, तो उस कंट्रीब्यूशन को भी गवर्नमेंट देगी। और 12% ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिव न्यू, तो अगर कोई न्यू एस्टैब्लिशमेंट हुई कंपनी की तो उस 12% जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है वो भी गवर्नमेंट देगी। बट अगर 1000 से ज़्यादा आपके पास कारीगर हैं तो 12% जो मान लो एम्प्लॉई है जो काम करने वाला उसका कंट्रीब्यूशन देगी। 12% जो एम्प्लॉयर है जो काम देने वाला है उसका कंट्रीब्यूशन उसको खुद करना पड़ेगा अगर 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंसीडर फॉलोइंग हील्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके हील्स के बारे में बात की गई, जैसे बाबा बुदानगिरी, पच्चामलाई एंड वारू सांजू एंड पलानी। इनके नाम थोड़ा साउथ इंडियन है और थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंस करने में इश्यू हो सकता है, एंड सॉरी फॉर दैट। तो इनको हिल्स को जैसे बाबा बुदानगिरी, पच्चामलाई एंड वारू संधू एंड पलानी को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमने करना है, जैसे कौन सा नॉर्थ में आता है कौन सा साउथ में आता है उसी हिसाब से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है सेकंड वन फोर्थ थर्ड, सी है थर्ड वन सेकंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो इसका आंसर डी है। इसके लिए ज्योग्राफी के लिए मैप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कौन कौन सी हिल्स हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज गिवन बिलो। बाबा बुदान हिल, इट इज़ द माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। बाबा बुदान हिल वेस्टर्न घाट में है, आपको याद रखना। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, कर्नाटका में बाबा बुदान हिल। सेकेंड है पच्चामलाई हिल्स आर आल्सो नोन एज द पच्चाज। दीज आर द लो माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। पच्चाज जो हैं तमिलनाडु में है और ईस्टर्न घाट में। पलानी हिल्स ए माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु। पलानी हिल्स केरला एंड तमिलनाडु में है। थर्ड है उसके बाद वरू सांजू हिल्स, दे आर हिल्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। दे आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वैगई। वैगई नदी के पास है वरासांदू हिल्स। तो ये फोर्थ पे आती है। तो अब आपको इनके सीक्वेंस याद करना है कि कौन कौन सा है। फर्स्ट पे सबसे नॉर्थ में कर्नाटक में बाबा बुदान हिल्स, सेकंड पे पच्चामलाई तमिलनाडु में, थर्ड पे पलानी हिल्स जो भी तमिलनाडु केरला के बीच में है, और फोर्थ पे वरासांदू हिल्स जो वैगई में है। और आपको ये काम करना है कि ये सारे ही गूगल मैप पे डाल के देखने हैं, जिससे कि आप लंबे टाइम तक इस चीज़ों को याद रखने में कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पॉलीमेटालिक नोडुल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है दे आर द नोडुल्स मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वही मतलब आपका लैंड खत्म हो रहा है, उससे जैसे ढलाव करते करते तभी यहाँ पे सबमर्ज हो जाता है पानी में, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो ये नोड्यूल्स हैं जो मोस्टली फाउंड इन दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मतलब पॉली अनेक प्रकार के मेटेलिक नोड्यूल्स क्या पाए जाते हैं। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ ए पॉइनर इन्वेस्टर फॉर देयर एक्सप्लोरेशन, कि उनका इन्वेस्टर के रूप में इसको बहुत अभी क्या स्टेटस मिला हुआ है एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको निकालने के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च द समुंदरयान प्रोजेक्ट फॉर द माइनिंग दैम। देयर एक्सट्रैक्शन विल हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द रेयर अर्थ मटेरियल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, और डी है सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर आल्सो नोन एज द मैग्नीज नोड्यूल्स। तो मैग्नीज है पोटैटो शेप्ड, जैसे आलू के शेप की तरह, लार्जली पोरस नोड्यूल्स कंटेनिंग मैग्नीज आयरन। तो जो पोरस नोड्यूल्स कौन कौन से हैं, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड etc विच आर द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। क्योंकि पैसे की वजह से तो यही मेटल हैं और स्ट्रेटजिकली हमें इससे स्ट्रेटजिकली बेनिफिट भी होगा और अदर कंट्री के कंपैरिजन में। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर द मेनली फाउंड इन द अबंडेंस इन द सी फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इन द डीप सी, नॉट इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये क्या फाउंड होते हैं, सी फ्लोर में, वर्ल्ड ओशियन में, डीप सी में, नॉट इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ द पॉइनर इन्वेस्टर इन 1987। इंडिया को 1987 में पॉइनर इन्वेस्टर का स्टेटस मिला एंड वाज गिवन एज एरिया ऑफ अबाउट 1.5 स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन फॉर द नोडुल्स एक्सप्लोरेशन बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसको पॉइनर इन्वेस्टर का स्टेटस मिला था 1987 में, एंड 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंट्रल इंडियन ओशियन में इतना एरिया उनको मिला हुआ था पॉलीमेटिक नोड्यूल एक्सप्लोरेशन करने के लिए। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इनको पावर दी थी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज़ लॉन्च समुंदरयान प्रोजेक्ट फॉर द डीप सी माइनिंग ऑफ द रेयर मिनरल्स। इट विल हेल्प इन द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द पॉलीमेटिक नोड्यूल्स। मतलब ये डीप सी प्रोजेक्ट है, अगर गहराई में समुद्र में जाके, जैसे हम अर्थ पे तो जो हम नोड्यूल्स बोलते हैं इनको, मेटल्स को मतलब खोज के
थक गए हैं, अभी हम समुद्र की तरफ जाने वाले हैं। और इसमें क्या है कि हम मैराइन लाइफ को भी, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बाकी ये बेनिफिशियल बहुत रहेगा कि सेंट्रल पोर्शन में इतना 1 लाख मीटर जो एरिया है वो दे दिया गया है, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने 1987 में ही दे दिया था। तो अब हम वहाँ पे जाके भी एक्सप्लोर करते हैं मेटल को लेने के लिए। तो समुद्र के नाम से इसका प्रोजेक्ट है समुद्रयान। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, पॉलीमेटिक नोडुल्स कंटेन रेयर अर्थ मटेरियल मेटल्स विच में इम्पोर्ट टू हाई टेक इंडस्ट्री में काम आता है। एज ऑफ नाउ इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑलमोस्ट ऑफ इट्स अर्थ मिनरल्स, बाहर से हमें लेना पड़ता है। चाइना इज कंट्रोलिंग मोर देन 95% ऑफ द अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मटेरियल, जो रेयर मतलब कम मिलती हैं। Therefore, their extraction will help India to become self-reliant in the rare earth material. It is envisaged that 10% of recovery of that large reserve can meet the energy requirement of India for the next 100 years. मतलब 10% भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हमारे 100 साल की पूर्ति पूरी हो जाएगी, हमें चाइना से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द इंडियन ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड। जो पहले तो हमें ये याद रखना है कि इंडिया ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन मतलब एक तो होता है एवरग्रीन तो सदाबहार और ड्राई शुष्क रहते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया में है, जैसे ट्रॉपिक्स किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को बोलते हैं। तो ऐसा जैसे वेजिटेशन यहाँ मिलता है वैसा ही इसको बोला गया क्या। तो ये कहाँ नोट फाउंड पूछा गया, कहाँ नहीं पाए जाते, अंडमान निकोबार में नहीं पाए जाते, हिल्स ऑफ द ईस्टर्न एमपी एंड छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते, अलोंग द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु नहीं पाए जाते, हिल्स रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा हिल्स एंड खासी हिल्स में नहीं पाए जाते। फिफ्थ है शिवालिक्स इन द वेस्टर्न हिमालय अप टू अबाउट 1000 मीटर अबव सी लेवल। तो शिवालिक्स और वेस्टर्न हिमालय में क्या नहीं पाए जाते, कौन सा स्टेटमेंट मतलब करेक्ट है, मतलब नोट बताना है कि कहाँ पे ये पाए नहीं जाते ड्राई ट्रॉपिकल सदाबहार जो वन है एवरग्रीन। ये है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फिफ्थ, और सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इसका सॉल्यूशन सी है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल। ये कहाँ पे मिलते हैं, ड्राई मान लो जिसके नाम के आगे ड्राई आ गया तो जहाँ पे लो रेनफॉल होगा वहीं मिलेंगे। दे आर बट पूरे टाइम पे ग्रीन रहते हैं। दे आर द करेक्टराइज बाय द एनुअल रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो काफ़ी इनके लिए, और टेम्परेचर 28 डिग्री होना चाहिए। दे हैव ए मिक्सचर ऑफ द ट्रीज सर्ब्स, झाड़ियाँ होती हैं, लिनाज हर्ब्स एंड फ्रॉम ए कंप्लीट कैनोपी इन प्रिस्टाइन कंडीशन। तो प्रिस्टाइन मतलब पूरा कंप्लीट कैनोपी, कैनोपी जैसे शंकु सा बना देते हैं, इनकी कैनोपी ऐसे रहेगी। तो प्रोवाइड हैबिटेट टू ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बहुत सारे मतलब जंगली जानवर वहाँ पे रहते हैं पेड़ों में। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में ये मिलते हैं, ड्राई नहीं मिलते हैं, वेट एवरग्रीन मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन मिलते हैं, या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द हिल्स ऑफ द ईस्टर्न एमपी छत्तीसगढ़ ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट फार। तो मोस्ट डेसिडुअस जो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको मोस्ट डेसिडुअस बोलते हैं, तो नमी की जरूरत रहती है, तो वो इनमें मिलते हैं एमपी छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे हमें बताना है कि ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि द ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इज यूनिक फॉरेस्ट फाउंड ओनली इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही मिलते हैं, आंध्र प्रदेश दो में। Its distribution is restricted to the narrow coastal strips from the Visakhapatnam in the Andhra Pradesh in the north of the Ramnathpuram in the Tamil Nadu in the south. The climate of the region where rainfalls occurs both during summer and winter monsoon. Summer में भी बारिश हो रही है, winter में भी हो रही है. The extended dry season from the March to September favors development and sustenance of the tropical dry evergreen forest in narrow strip. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सब ट्रॉपिकल मोइस्ट पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ द एपी, मणिपुर, नागा हिल्स एंड खासी हिल्स। तो सब ट्रॉपिकल मोइस्ट पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हम ये एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं, बट हमें पूरी वेजिटेशन का पता चल गया कि कौन सा कहाँ पे है। तो यही इसलिए मैं कहता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर ये आप फॉलो करते रहोगे तो जल्दी आप
बहुत ही अच्छी तरह से एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे। फिफ्थ है Siwaliks in the western Himalaya UPs about the thousands meter above sea level have subtropical dry evergreen forest। तो जो शिवालिक्स हैं एंड वेस्टर्न हिमालय है, शिवालिक्स या वेस्टर्न हिमालय अप टू थाउजेंड्स मीटर अबव द सी लेवल हैव सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे नहीं है। मतलब हमें क्यों बताना था, ट्रॉपिकल बताना था, सब ट्रॉपिकल नहीं बताना था, सब हमें ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बताना था। तो ये सिर्फ तमिलनाडु में ही और आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस रिवर बेसिन। इंडस रिवर बेसिन के बारे में बात की गई है। अम्बाला इज द सिटी लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड दैट सेपरेट्स द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला वहाँ पे है जहाँ पे इंडस और गंगा का पानी अलग होता है। सेकेंड है द रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू द शिपकिला पास। शिपकिला जो तिब्बत उस पर है, क्या वो उससे पास होती है सतलज। गोमल एंड काबुल आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। गोमल एंड काबुल राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। विद ए टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर द इंडस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर है इंडस। A little over a third of the Indus Basin is located in India in Union Territory of Jammu and Kashmir, Ladakh and the state of Himachal Pradesh, Punjab and rest of India, पाकिस्तान। तो सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी ये वन ऑफ दी है, मतलब उन लंबी नदियों में से एक ही है। 2900 किलोमीटर लंबी है और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में, इंडिया के हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में थोड़ा इसका एरिया पड़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अम्बाला सिटी जो है इनके इंडस का और गंगा रिवर का जहाँ पे वाटर डिवाइड होता है वहाँ पे ये माउंटेन और अपलैंड दैट सेपरेट्स द टू ड्रेनेज बेसिन। तो इन ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग करता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू द शिपकिला पास। शिपकिला इज ए माउंटेन पास एंड बॉर्डर पास ए डजन ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द सिग्निफिकेंट साइज ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। तो बहुत सारे पहाड़ियाँ छोटी छोटी। थर्ड भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंडस रिसीव ए नंबर ऑफ हिमालय ट्रिब्यूटरी सच एज श्योक, द गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग एंड ड्रास। तो आपने इनके नाम बहुत बार सुने होंगे, कॉन्फ्लिक्ट में थे ड्रास सेक्टर, नुब्रा वैली, सिगार, हुंजा, जस्कर वैली, गैस्टिंग, गिलगिट बाल्टिस्तान, श्योक। तो आपने इनके नाम मोस्टली सुन चुके हैं क्योंकि इन जगह के नाम पे इनको नदियों का नाम दिया गया। गोमल एंड काबुल आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडिया। तो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं जो उसकी राइट साइड में इंडस रिवर की, क्योंकि इंडस रिवर यहाँ से पाकिस्तान में जाती है। तो इसका लेफ्ट ये रहेगा, ये राइट रहेगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के श्योक वगैरह ये इस साइड है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the network for the greeting the finance system which was in the news recently, consider the following statement। तो नेटवर्क ग्रीनिंग फाइनेंस सिस्टम, ग्रीन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात की है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि ये क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है और न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन ही जाके उसका हम स्टैटिक पार्ट पूछते हैं क्वेश्चन में आजकल। फर्स्ट है इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट एम्स टू डेवलप मेजर टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग होता है जो पैसे को सफ़ेद करना, वाइट ब्लैक मनी को वाइट करना। तो इसका क्या है, फाइट मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने का सेंट्रल बैंक का नेटवर्क है। सेकंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए मेंबर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक है, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका डी आंसर है दोनों गलत हैं। फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ यूएस, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है वहाँ पे फेडरल रिजर्व बोर्ड बोलते हैं। यूएस ऑफ हैज ज्वाइन नेटवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का नेटवर्क है एंड सुपरवाइजर ऑफ द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज ए मेंबर। The network was launched in the December 2017 during the One Planet Summit at Paris। 2017 में प्लेनेट समिट हुई तो उसके टाइम पे ही ये अडोप्ट किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ ए इनकरेक्ट है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द 83 सेंट्रल बैंक्स, 83 सेंट्रल बैंक है, फाइनेंशियल सुपरवाइजर दैट्स एम्स टू हेल्प strengthening the global response required to meet the goals of the Paris Agreement and enhance the role of the financial system to manage risk and to mobilize capital for green and low carbon investment in the broader context of the environmental sustainable development। तो ये
एक 83 कंट्री के साथ में मिलकर फाइनेंशियल सुपरवाइजर हैं। जिसका क्या मतलब, स्ट्रेंथ करना ग्लोबल रिस्पॉन्स का, रिक्वायर्ड टू मीट द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का था जो, एंड टू इन्हांस द रोल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम टू मैनेज रिस्क एंड मोबिलाइज कैपिटल ऑफ द ग्रीन एंड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट इन द ब्रोडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं CO2 को कम करेंगे, तो इनको कार्बन को कम कर रहे हैं या CO को कम कर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्रोवाइड कराना उसका ही मेन काम है। 83 कंट्रीज़ में लगे हुए हैं। इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइन, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया NGFS, तो नेशनल ग्रीन फाइनेंस सर्विसेज, हैंस RBI इज नॉट मेंबर। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today, and please share my video among your friends. Thanks for watching, and I will come tomorrow with more questions. Bye.